दोस्तों, ये कहानी मेरी अपनी बनाई हुई है। आप इसे सुनकर कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको एंड शॉकिंग लगा या नहीं। ये कहानी मेरी अपनी शैली में बनाई गई है। ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव स्टोरी टेलिंग है। ये किसी भी किताब का सीधा नरेशन नहीं है। किरदार और घटनाएं मेरे द्वारा बदले गए और गढ़े गए हैं। आज हम सुनने वाले हैं एक ऐसे गांव की कहानी जहां कई रहस्यमय मौतें हो रही हैं। ये मौतें सचमुच हादसे हैं या फिर कोई छुपा हुआ कातिल लोगों को एक एक करके मार रहा है? यही है इस कहानी का असली सवाल। अध्याय पहला। विलमोर के एक छोटे शांत कस्बे में उस रविवार की सुबह गांव का हर कोई सेंट मेरी चर्च पहुंचा था। सेंट मेरी चर्च के सफ़ेद पत्थर की दीवारें धूप से चमक रही थी। पुराने ओक की लकड़ी से बनी छत पर टंगे झूमर हल्की हवा में झूलते हुए बिखेर रहे थे। चर्च के अंदर मोमबत्ती और पॉलिश की हुई लकड़ी की सुगंध मिलकर एक शांत पवित्र वातावरण बना रही थी। चर्च का क्वायर अपने सुरों पर चढ़ चुका था और ऊपर बालकनी में रखे पियानो पर मिस मरीना लार्शर शांत भाव से पियानो बजा रही थी। हर सुर जैसे उनकी उंगलियों का आज्ञाकारी साथी हो। उनकी निगाहें संगीत में खोई हुई थी, जबकि गांव वालों की सामूहिक आवाज़ें गीतों को गूंज में बदल रही थी। सामने की पंक्ति में कुछ परिचित लोग बैठे थे और उनमें से कोई भी पीछे मुड़कर देखने वाला नहीं था, पर सबके भीतर एक हल्की सी जिज्ञासा उठ रही थी, क्योंकि चर्च के खुले दरवाजे से एक अनजानी लड़की अंदर आई थी। उसकी चाल में संकोच था, चेहरे पर थकान और आंखों में न जाने क्या, किसी खोए हुए व्यक्ति की तलाश या किसी डर से भागने की बेचैनी। उसका साधारण गाउन उसके रहस्य को और भी बढ़ा रहा था। वो धीरे धीरे बेंचों के बीच से होते हुए अंदर आई और चर्च का शांत वातावरण जैसे एक पल को ठहर सा गया। सभी ने उसे सीधे न देखकर भी महसूस किया, जैसे हवा में एक अलग सा कंपन आ गया हो। पर उसी समय चर्च के भीतर के सुरों और उस लड़की के आने की हलचल से दूर विकर एलन ब्रुक के घर पर विकर एलन ब्रुक बिल्कुल स्थिर पड़े थे, जैसे गहरी नींद में हो या उससे भी आगे। उनके आसपास मंद मंद हवा में मक्खियां मंडरा रही थी, जैसे अचानक उनका छत्ता छेड़ दिया गया हो। पास ही घास पर उनका बी कीपर वाला मास्क गिरा था, उल्टा हुआ, गीला, मिट्टी में आधा धंसा हुआ। अध्याय दूसरा। विलमोर में विकर एलन ब्रुक की मौत की खबर उतनी ही अचानक थी जितनी उसकी वजह रहस्यमय थी। रविवार को पाए गए उनकी मृतदेह अपने ही मधुमक्खियों के बीच पड़ी हुई ने पूरे गांव को हिला दिया था, और अब सोमवार की दोपहर सेंट मेरी चर्च के पीछे पुराने कब्रिस्तान में उनका फ्यूनरल हो रहा था। हल्की धुंध तैर रही थी, हवा में गीली मिट्टी, फूलों और मोमबत्ती की खुशबू तैर रही थी। रेवरेंड डैनियल क्रो सफ़ेद वस्त्र पहने, प्रार्थना पुस्तक हाथ में लिए, धीमे स्वर में फ्यूनरल की प्रार्थनाएं बोल रहे थे। कब्र के पास गांव के लगभग सभी लोग मौजूद थे। फ्यूनरल की गंभीर खामोशी में भी मिस्टर डाल्टन अपनी पत्नी की चिंता में डूबे फुसफुसा रहे थे। मार्था, तुमने दवा ली? सुबह से तुम्हारा चेहरा ठीक नहीं लग रहा। हाँ, हेनरी ली है, और लौटते समय हम कुछ लेमन केक ले जाएंगे, पिछले वाले खत्म हो गए हैं। जैसे ही प्रार्थना थोड़ी देर को रुकी, काउंसलर जॉर्ज ने काउंसलर हेलम को कोहनी से ढेला। जॉर्ज, हेलम, तुमने फिर अपनी टीम को यहाँ भी ले आया। ये राजनीति का मंच नहीं है। हेलम कहता है, जॉर्ज, ये गांव का फ्यूनरल है, लोग मुझे पसंद करते हैं, इसलिए मेरे साथ आए हैं। पसंद या डर से? आज विकर की आत्मा को शांति दो, मेरी छवि को नहीं। पास खड़े मिस्टर हेनरी ब्रेंट ने बिना ऊपर देखे अपनी ऐनक ऊपर धकेली, जैसे इस झगड़े का उसे पहले से अंदाजा था। और फिर लोगों का ध्यान गया एक पुरुष पर, लंबा, गहरे भूरे कोट में, पैनी आंखें और ऐसा चाल ढाल जैसे हर सिक्के के दोनों पहलू वो पढ़ सके। वो चुपचाप निरीक्षण करता खड़ा था। असल में वो इंस्पेक्टर पियर्स था, स्कॉटलैंड यार्ड, लंदन से आया हुआ। शाम को एडिथ हैरो अपनी कुर्सी पर बैठी थी। बम्बलबी उनकी गोद में गोल होकर सोया हुआ था। उनका मन अब भी फ्यूनरल में अटका था। वो रहस्यमय लड़की, वो अजनबी इंस्पेक्टर,
काउंसलर्स की बहस और खुद विकार का मुस्कुराता चेहरा जो अब केवल एक स्मृति था। एडिथ बम्बलबी से फुसफुसाकर कहती है, बम्बल, कुछ तो गलत हो रहा है। ये मौतें प्राकृतिक नहीं लगती, ना ही ये एक्सीडेंट लगती है। उसी समय दरवाजे से मरीना लार्शर आई, हाथ में लेमन पाई की टोकरी ली है। उसने एडिथ का चेहरा देखा और चौंक गई। तुम बहुत परेशान लग रही हो एडिथ, सब कुछ ठीक है? मरीना, शायद मैं ग्रेस एलवुड को यहाँ बुला लूँ कुछ दिनों के लिए। ग्रेस अपने छोटे से कॉटेज के बरामदे में बैठी अपने बगीचे को निहार रही थी। वो सोच रही थी कि सिर्फ फूल ही नहीं, अब सब्जियां और फल भी उगाने चाहिए, पर दिक्कत ये थी उसे कोई अच्छा माली ही नहीं मिल रहा था। ग्रेस सोच रही थी, आजकल अच्छे माली मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है। कभी कोई माली सिर्फ फूल उगाना जानता था तो कोई सिर्फ फल और सब्जियां, दोनों काम एक साथ करने वाला माली मिलना तो जैसे नामुमकिन था। ग्रेस मन ही मन सोच रही थी, काश मैं खुद ही ये सब कर पाती, पर अब घुटनों ने जवाब दे दिया है। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया है कि ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। वो चाहे जितना चाहती, वो अब झुककर मिट्टी नहीं खोद सकती। यही बात उसे और परेशान कर रही थी। उसी समय उसने अपने नौकरानी को आवाज़ दी, मेरी। ग्रेस ने पूछा, मेरी कोई चिट्ठी आई है क्या? मेरी ने हाथ में पकड़ा एक छोटा सा बंडल बढ़ाया। जी मैडम, ये कुछ चिट्ठियाँ आई है। और क्या मैं नाश्ता बना दूँ? ग्रेस मुस्कुराई, हाँ, चाय और नाश्ता बना दो। अगर केक रखे हो तो वो भी ले आना। मेरी रसोई की ओर चली गई और ग्रेस ने चिट्ठियाँ खोलना शुरू किया। तभी उसकी नज़र एक खास लिफाफे पर पड़ी। एडिथ हैरो का नाम चमक रहा था, उसकी पुरानी बहुत नज़दीकी दोस्त। ग्रेस मुस्कुराई, लेकिन जैसे ही उसने पत्र खोला उसकी मुस्कान गायब हो गई। पत्र जल्दबाजी में लिखा था, लिखावट कांपती हुई, शब्द गड़बड़ाए हुए। पत्र में लिखा था, डियर ग्रेस, यहाँ तुरंत आ जाओ। मुझे पता है सिर्फ तुम ही इस उलझन को सुलझा सकती हो। तुम जानती हो कि फ्लोरा गॉर्डन कभी अपने मशरूम्स नहीं भूलती, और विकर एलन जो अपनी मधुमक्खी वाले मांस कभी नहीं भूलते। तो फिर ये सब कैसे हुआ? और मुझे लगता है अगला नंबर डॉक्टर एम्स का है। वो बहुत सुस्त हो गए हैं। प्लीज़ जल्दी आ जाओ। तुम्हारी एडिथ हैरो। पत्र पढ़कर ग्रेस जैसे किसी ठंडे साए से गिर गई। कुछ बहुत गलत हुआ था और उसकी दोस्त उसे ही बुला रही थी। उसने तुरंत फिर से मेरी को बुलाया। मेरी, नाश्ते के बाद मेरे बैग्स पैक कर देना, मुझे विलमोर जाना है। कुछ दिनों के लिए वहीं रुकूंगी। मेरी घबरा गई, पर मैडम आपकी तबीयत, आपके घुटने, डॉक्टर ने मना किया है। ग्रेस ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत करो, मैं ठीक रहूंगी और जल्दी वापस भी आ जाऊंगी। अध्याय 3। ट्रेन ने सीटी बजाई और धीरे धीरे विलमोर की ओर अपनी यात्रा शुरू की। ग्रेस खिड़की के पास बैठी थी और बाहर भागते पेड़ों को देखती हुई गहरी सोच में थी। एडिथ, उसका नाम याद आते ही ग्रेस की भौहें हल्की सी सिकुड़ गई। वो सोच रही थी कि एडिथ को वो बहुत सालों पहले मिली थी, एक छोटे से द्वीप पर हुई छुट्टियों के दौरान। तभी से दोनों में एक अनोखी मित्रता बन गई थी। एडिथ हमेशा बहुत दयालु, सजग और मददगार रही थी। दूसरों की छोटी से छोटी बात भी वो तुरंत समझ लेती थी, पर यही उसकी आदत, लोगों को सीधा सच बोल देना, कभी कभी मुसीबत भी बन जाती थी। और यही बात ग्रेस को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही थी। कहीं वो किसी खतरे में तो नहीं, ये विचार बार बार उसके मन में घूम रहा था। एडिथ भी ग्रेस की तरह ही इंसानों के व्यवहार, उनके स्वभाव और मनोविज्ञान को बहुत ध्यान से पढ़ती थी। वो हर व्यक्ति की चुप्पी, मुस्कान, झिझक और झूठ तक को पहचान लेती थी। शायद इसी आदत ने उसे किसी मुसीबत में डाल दिया हो। ग्रेस के दिल में एक बेचैनी उठी। अपने मन को थोड़ा शांत करने के लिए उसने पास पड़े द टाइम्स को पढ़ना शुरू किया। मधुमक्खी पालने वाले विकर की रहस्यमय मौत। ग्रेस का दिल धक से रह गया। उसने पूरा लेख पढ़ा। हर लाइन उसके अंदर और डर भरती गई। विकर, जो मधुमक्खियों को बहुत ध्यान से रखता था, जो कभी भी अपना सुरक्षात्मक मास्क पहनना नहीं भूलता था, वो अचानक इस तरह कैसे मर सकता है? ट्रेन आगे बढ़ती रही, पर ग्रेस के मन में सवालों का तूफान बढ़ता गया। विलमोर की ओर जाते हर मील के साथ उसकी चिंता भी गहरी होती जा रही थी। क्या एडिथ इसी सभी में फंसी हुई थी? अध्याय 4।
फिल्मोर की उस शांत धूप में नहाई हुई सुबह में हवा में अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। मिस एडिथ हैरो अपनी पुरानी लकड़ी की सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। उनका घर हमेशा की तरह शांत था, बस उनकी बिल्ली बम्बल भी कहीं दूर से धीरे धीरे म्याऊं कर रही थी। घर में हल्की सी ठंडक थी, जैसे किसी अंधे की छाया ने अभी अभी वहां से गुजरकर सब कुछ ठंडा कर दिया हो। एडिथ ने रेलिंग पकड़ी, एक सांस ली, तभी ऊपर से किसी के तेज कदमों की चरमराहट सुनाई दी। वो मुड़ी भी नहीं थी कि किसी ने उन्हें जोर से धक्का दे दिया। एक पल, एक चीख जो गले में ही दब गई और फिर धड़ाम। एडिथ सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे फर्श पर जा गिरी। उनकी बम्बल भी डरकर उनकी ओर दौड़ी, लेकिन एडिथ अब भी पूरी तरह शांत थी। कुछ ही क्षणों में पूरे गांव में खबर फैल गई, मिस एडिथ हैरो गिरकर मर गई। ट्रेन कई घंटों तक यात्रा करते करते आखिरकार विलमोर स्टेशन पर रुकने लगी। मिस ग्रेस एलवुड ने खिड़की से बाहर झांका। विलमोर पहले की तरह ही था, घना हरा भरा, चारों ओर फैले जंगल, ऊंचे चीड़ के पेड़ और दूर से दिखती वो चौड़ी गहरी नदी जहां धूप की किरणों पर गिरकर सोने की परत सी चमक बिखर रही थी। पक्षियों की चहचहाट इतनी प्रबल थी मानो पूरा गांव ही एक विशाल प्राकृतिक संगीत में डूबा हो, और गांव वाले शांत सरल अपने काम में लगे हुए। पर क्या वे सचमुच शांत थे या इस सौम्य वातावरण के पीछे कोई गहरा तूफान छिपा था? मिस ग्रेस के मन में विचित्र बेचैनी थी। एडिथ का पत्र, विकर एलन की रहस्यमय मौत और एडिथ के वो शब्द, केवल तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। वो देर किए बिना टैक्सी में बैठी और सीधे एडिथ हैरो के कॉटेज की ओर चली गई। जब टैक्सी मुड़ी और एडिथ के कॉटेज के बाहर रुकी, मिस ग्रेस अचानक सन्न रह गई। कॉटेज के बाहर कई पुलिसकर्मी खड़े थे और ठीक मुख्य द्वार के पास इंस्पेक्टर पियर्स अपनी नोटबुक लिए लिखते हुए दिखाई दिए। ग्रेस का दिल तेजी से धड़कने लगा। इंस्पेक्टर पियर्स ने ग्रेस के पास आकर कहा, गुड मॉर्निंग, आप किससे मिलने आई हैं? मैं एडिथ हैरो से मिलने आई हूँ, वो मेरी पुरानी पहचान है, ग्रेस बोली। इंस्पेक्टर पियर्स कुछ क्षण चुप रहे, फिर कहा, सुबह सुबह एडिथ हैरो का पैर फिसल गया और उनकी मौत हो गई। ग्रेस के हाथ सन रह गए, उनकी सांस रुक सी गई। ये कैसे हुआ? आज ही तो मैं उनके पत्र की वजह से यहाँ दौड़ी चली आई। थकी हुई, परेशान और मन ही मन टूट चुकी थी मिस ग्रेस। एडिथ हैरो का अचानक यूं गिरकर मर जाना ग्रेस को कहीं से भी सामान्य नहीं लग रहा था। उनके मन में लगातार एक विचार घूम रहा था, अगर एडिथ ने मुझे पत्र बुलाने के लिए लिखा था तो वो सचमुच किसी खतरे में थी और अब वो मर चुकी है। शाम ढल चुकी थी, हल्की हल्की धुंध उठने लगी थी। ग्रेस ने अपनी कोट सीधी की और विलमोर के पुराने पर बेहद आरामदायक लॉज 7 स्टार लॉज की ओर बढ़ी चली। 7 स्टार लॉज गांव के उत्तर कोने में था, एक छोटी पहाड़ी पर, जहां तक रास्ता घने हरे सीलन भरे पेड़ों से होकर जाता था। लॉज पत्थरों से बना था, उसकी दीवारें बेलों से ढकी हुई थी और खिड़कियों से गर्म हल्की सर्द रोशनी बाहर फैल रही थी। लॉज के बाहर लकड़ी की एक छोटी सी तख्ती टंगी थी जिस पर उकेरा हुआ था, 7 स्टार लॉज, कंफर्ट अमॉन्ग वुड्स। अंदर कदम रखते ही ग्रेस के मन में हल्की सी गर्माहट उतर आई। लॉज के भीतर पुराने समय की खुशबू थी, फूलों की सूखी पंखुड़ियाँ, पॉलिश की हुई लकड़ी का फर्श और कहीं दूर से आती चाय की महक। रिसेप्शन पर एक छोटी सी घंटी रखी थी, पीतल की बनी हुई। ग्रेस ने धीरे से उसे छुआ और उसी आवाज़ के साथ रिसेप्शन के पीछे से एक लड़की बाहर आई। उसका नाम था क्लारा फिन। उसके बाल चमकदार, ब्लॉन्ड, कंधों तक आते, आंखें हल्की नीली जैसे झील का उतला पानी, होठों पर हमेशा की तरह हंसी। वो बेहद चेयरफुल थी, जैसे लॉज का पूरा माहौल उसी की चमक पर टिका हो। गुड इवनिंग मैम, क्या आप यहाँ रुकना चाहेंगी? उसने खुशी से पूछा। ग्रेस ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे कुछ दिनों के लिए एक कमरा चाहिए। क्लारा ने रजिस्टर खोला। बहुत कम लोग इस हिस्से में आते हैं, ज़्यादातर कमरे खाली रहते हैं। आपको कोई परेशानी नहीं होगी और यहाँ का माहौल बहुत शांत है। ग्रेस ने हल्की मुस्कान दी, पर उनका मन शांत नहीं था।
ग्रेस जैसी रजिस्टर पर साइन करने लगी, लॉज के कॉरिडोर से भारी कदमों की आवाज़ आई। इंस्पेक्टर पियर्स अपने लंबे कोट में ठंडी और सोचती हुई नज़रों के साथ, मिस ग्रेस एलवुड, उसने गंभीर स्वर में कहा, अगर आपको आपत्ति न हो तो मैं आपसे कुछ मिनट बात करना चाहता हूँ। ग्रेस ने गर्दन उठाई। किस बारे में इंस्पेक्टर? पियर्स थोड़ा पास आकर धीमे पर दृढ़ स्वर में बोला, आपके बारे में मेरे पुराने मित्र लेफ्टिनेंट आर्थर ब्रिग्स ने मुझे बताया था। वो कह रहा था कि आपको मानव प्रकृति की समझ, मानव मनोविज्ञान और लोगों के व्यवहार को पढ़ने की अद्भुत क्षमता है और आपने अपने समय में कई मुश्किल मामलों में मदद की है। ग्रेस ने धीमे से कहा, हाँ, पर मैं कोई जासूस नहीं हूँ। इंस्पेक्टर पियर्स बोलते हैं, यहाँ जो हो रहा है वो सिर्फ एक्सीडेंट्स नहीं है मिस ग्रेस, ये हत्याएं हैं और मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है क्योंकि ये मामला सिर्फ सबूतों का नहीं बल्कि मानव प्रकृति को पढ़ने का मामला है। ग्रेस ने गहरी सांस ली। इंस्पेक्टर, मेरे पास एडिथ की एक चिट्ठी है, वो मुझे यहाँ बुला रही थी। उसने लिखा था कि इन मौतों के पीछे कुछ बड़ा रहस्य है। उसने 3 नाम लिखे थे, फ्लोरा गॉर्डन, विकर एलन और अगला शिकार डॉक्टर एम्स हो सकता है। पियर्स का चेहरा हल्का सा बदल गया। तो एडिथ को सच में पता था कि कुछ भयानक होने वाला है। हाँ, और इसीलिए उसने मुझे बुलाया। और इंस्पेक्टर, क्या आप फ्लोरा गॉर्डन को जानते हैं? हाँ, फ्लोरा गॉर्डन गांव की औषधि विशेषज्ञ थी और सैरा गॉर्डन की दादी। वो अपने मशरूम के लिए बहुत प्रसिद्ध थी और कभी गलती नहीं करती थी। वो भी जहरीले मशरूम खाकर मर गई। ग्रेस ने कांपती आवाज़ में कहा। और फिर विकर एलन, जो अपना मास्क पहनना कभी नहीं भूलते थे, वो भी गलती करके कैसे मर सकते हैं। और फिर एडिथ की मौत, और अब डॉक्टर एम्स भी खतरे में है। इंस्पेक्टर पियर्स ने धीरे से कहा, मिस ग्रेस, ये गांव बाहर से जितना शांत दिखता है अंदर से उतना ही अंधेरा है। यहाँ कोई कातिल छिपा है। क्लारा फिन उनका कमरा दिखाने आई। कमरे में लकड़ी की अलमारी, सफ़ेद पर्दे, एक पुरानी रॉकिंग चेयर और खिड़की के बाहर सिर्फ घना जंगल। अगर आपको कुछ चाहिए हो तो बेल बजा देना। क्लारा मुस्कुराई। ग्रेस ने सिर हिलाया, पर उनका मन अभी पूरी तरह बेचैन था। इस लॉज की खिड़कियों के बाहर, इस शांत जंगल के भीतर और इस गांव की मुस्कुराती भीड़ के पीछे कोई था जो कातिल था। अगली सुबह विलमोर के सेंट मेरी चर्च के शांत आंगन में एडिथ हैरो के फ्यूनरल की तैयारी हो रही थी। आकाश बादलों से घिरा था, हवा में हल्की ठंडक थी और चर्च की घंटी धीमे धीमे बज रही थी, जैसे किसी पुराने दोस्त की विदाई की घोषणा। कब्र के पास बहुत लोग जमा थे। दोनों काउंसलर जॉर्ज रेमंड और काउंसलर पीटर हेलम, मिसेस और मिस्टर डाल्टन, मरीना लार्शर, एडिथ की पुरानी दोस्त, इंस्पेक्टर पियर्स, मिस्टर और मिसेस एम्स। ग्रेस एलवुड चुपचाप खड़ी थी, काले शॉल में सिमटी हुई, उनकी आंखों में हल्की नमी और मन में भारी बेचैनी। फादर सैमुअल सफ़ेद वस्त्र पहने ताबूत के पास खड़े थे। उनकी आवाज़ धीमी, गंभीर और हवा में गूंजती हुई, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज हम अपनी बहन एडिथ हैरो की आत्मा को आपकी शरण में सौंपते हैं। उसे शांति दे, उसे प्रकाश दे और उसे उस संसार में स्थान दे जहाँ भय नहीं, आंसू नहीं, केवल आपकी अनंत कृपा है। आमीन। चारों ओर एक गहरा मौन सा छा गया। हवा जैसी थम सी गई। लोग धीरे धीरे चर्च से बाहर निकलने लगे। मिसेस डाल्टन आगे बढ़ी और फादर सैमुअल से बोली, फादर, आपको अब प्रमोशन मिल गया है, सुना है। आप आज बहुत अच्छे लग रहे हैं। प्रार्थना भी काफ़ी अच्छी थी। फादर सैमुअल ने हल्की सी मुस्कान दी। मरीना लार्शर सीधे ग्रेस के पास आई। क्या आप एडिथ को जानती थी? मरीना ने पूछा। ग्रेस ने सिर हिलाया। हाँ, वो मेरी पुरानी परिचित थी। मरीना की आंखें भर आई। उसका सीढ़ियों से गिर जाना बहुत अचानक, बहुत दुखद था। कुछ क्षण चुप्पी रही, फिर मरीना ने विनम्र स्वर में कहा, मिस ग्रेस और इंस्पेक्टर पियर्स, क्या आप दोनों आज एडिथ के घर आएंगे? मैंने छोटा सा आफ्टर फ्यूनरल सर्विस रखा है, सभी लोग वहाँ होंगे। मैंने सारी व्यवस्था कर दी है। ग्रेस ने धीरे से कहा, हाँ, मैं ज़रूर आऊँगी। इंस्पेक्टर पियर्स ने भी सिर झुकाकर सहमति दी। घर लौटते समय ग्रेस और इंस्पेक्टर पियर्स फादर सैमुअल से दोबारा मिले।
आप दोनों भी आएंगे ना शाम को? फादर सैमुअल ने पूछा। इंस्पेक्टर पियर्स ने उत्तर दिया, हाँ फादर, मैं आऊँगा। मुझे इस घटना के बारे में बहुत कुछ बातें पूछनी है। फादर सैमुअल ने एक पल के लिए पियर्स को देखा, फिर धीरे से सिर हिला दिया। मैं समझ रहा हूँ इंस्पेक्टर। उसी समय एक युवती धीमे कदमों से उनके पास आई। उसके हाथ में नोटबुक थी, चेहरे पर हल्का उत्साह। मरीना ने परिचय कराया। ये एमिली कार्टर है, कुछ ही दिनों पहले यहाँ आई है। इसे पुराने चर्चों के इतिहास के बारे में बहुत दिलचस्पी है, यही पढ़ाई भी कर रही है। एमिली ने मुस्कुराते हुए सबको अभिवादन किया। हेलो मिस ग्रेस। हेलो इंस्पेक्टर पियर्स। मैं अमेरिका से आई हूँ और मुझे यहाँ के चर्चेस के बारे में बेहद दिलचस्पी है। उनका पुराना आर्किटेक्चर मुझे बहुत दिलचस्प लगता है। मरीना लार्शर ने मुस्कुराते हुए कहा, डियर, तुम आज एडिथ के घर आओगी ना? ज़रूर आना। एमिली ने मुस्कुराते हुए सहमति दी। अध्याय 6। एडिथ हैरो के फ्यूनरल के बाद शाम को उनके घर में एक छोटा सा आफ्टर फ्यूनरल सर्विस रखा गया था। घर में हल्की सी उदासी तैर रही थी। ड्राइंग रूम में रखी मोमबत्तियों की लो काँप रही थी और हवा में चाय, केक और दुख का मिश्रित सुगंध था। सारा गॉर्डन रसोई और ड्राइंग रूम के बीच घबराहट में इधर उधर दौड़ रही थी। उसकी लाल भूरी बालों की मोटी चोटी बार बार कंधों पर गिर रही थी। उसकी नीली आंखों में थकान और चिंता साफ झलक रही थी। उसकी दादी फ्लोरा गॉर्डन, जो गांव की मशहूर जड़ी बूटी वाली थी, कुछ महीने पहले जहरीले मशरूम खाकर मर गई थी। सारा तब से अक्सर खोई खोई सी रहती थी। आज उसे बहुत काम थे, केक काटना, चाय भरना, प्लेटें बांटना, और इस बीच मरीना लार्शर उसे हर मिनट निर्देश दे रही थी। सारा, वो कप इधर रखो, हाँ ऐसे, अब मिस्टर डाल्टन को चाय दे दो जल्दी। सारा धीरे धीरे सिर हिलाती और फिर अपने काम में लग जाती। ड्राइंग रूम में एक एक करके सब लोग आ गए। फादर सैमुअल, मरीना लार्शर, एडिथ की सबसे करीबी दोस्त मिस्टर और मिसेस डाल्टन, मिस्टर और मिसेस एम्स, एमिली कार्टर और फिर दरवाजे पर खड़े हुए इंस्पेक्टर पियर्स। अचानक छोटे छोटे कदमों की आवाज़ आई। बम्बलबी, एडिथ की मोटी फुलफुली सफ़ेद धब्बों वाली बिल्ली, धीरे से मिस ग्रेस के पैरों के पास आकर रह गई। ग्रेस झुककर उसे गोद में लेना चाहती थी कि मरीना लार्शर तेज़ी से आगे बढ़ी। नहीं मिस ग्रेस, उसे मत उठाइए। ग्रेस चौंक गई। क्यों, क्या हुआ है उसे? मरीना ने बिल्ली को अपने हाथों में उठाकर ध्यान से देखा। इसके कानों में इन्फेक्शन है और एडिथ इसे दवा देकर इलाज कर रही थी। मैं अब इसे रख लूँगी, इसकी आदत भी मेरे पास रहने की है। बम्बलबी मरीना की बाहों में सिमट गया। ग्रेस ने हल्के से सिर हिलाया। ग्रेस ने चाय का कप लिया और धीरे धीरे फादर सैमुअल के पास पहुंची। उन्होंने फुसफुसाते हुए स्वर में कहा, फादर, क्या सारा हमेशा ऐसी परेशान रहती है? फादर सैमुअल ने गहरी सांस ली। हाँ मिस एलवुड, बेचारी लड़की। उसकी दादी फ्लोरा गॉर्डन पूरे गांव की चिकित्सा ज्ञानी थी। जड़ी बूटियों, जंगली पौधों और मशरूम का ज्ञान, सभी उनसे सलाह लेते थे। लेकिन एक दिन वे गलत मशरूम खा बैठी और सारा को अब तक विश्वास नहीं होता कि ऐसी गलती वो कैसे कर सकती थी। ग्रेस ने सारा को देखा। वो कांपते हुए हाथों से चाय डाल रही थी। कुछ तो असामान्य था। उसी समय अचानक खट, डॉक्टर एम्स के हाथ से कप गिरकर फर्श पर टूट गया। वे लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर सोफे पर गिर पड़े। ओह गॉड थॉमस! मिसेस एम्स घबरा गई और तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया। डॉक्टर एम्स का चेहरा पीला पड़ चुका था और कुछ सेकंड के लिए उनकी आंखें हल्की सी उलझ गई। कमरे में मौजूद सब लोग पल भर के लिए स्तब्ध रह गए। इंस्पेक्टर पियर्स उनकी तरफ बढ़े और पूछा, क्या आप ठीक है डॉक्टर? डॉक्टर एम्स ने संघर्ष करते हुए कहा, हाँ, बस थोड़ी कमज़ोरी है। मिस ग्रेस की आंखें सिकुड़ गईं। उन्होंने कप को ज़मीन पर पड़े हुए देखा। अध्याय 7। विलमोर में उस सुबह सूरज कुछ अलग ही चमक रहा था। साफ आसमान, हल्की सुनहरी धूप और चर्च के पुराने पत्थरों पर पड़ती रोशनी, सब कुछ पोस्टकार्ड जैसा शांत। सेंट मेरी चर्च गांव के सबसे ऊंचे हिस्से पर बना था। उसके चारों ओर फैली हुई हरी भरी घास, पुराने ओक के पेड़, सुगंधित झाड़ियाँ और दूर से आती चिड़ियों की आवाज़, मानो हवा ही कहानियाँ सुनाती हो। एमिली कार्टर चर्च के लॉन के एक कोने में बैठी थी। उसके सामने उसका चमड़े का
पुराना स्केचबुक खुला था। पेंसिल उसकी उंगलियों के बीच नृत्य कर रही थी। वो चर्च के टावर, खिड़कियों के गोथिक मेहराब और पुराने लकड़ी के दरवाजे की बारीकियों को बड़े ध्यान से उतार रही थी। धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो वाकई बहुत सुंदर लड़की थी। हल्के भूरे मुलायम लहराते बाल, बड़ी गहरी हेजल आँखें, नीली स्कर्ट, सफ़ेद ब्लाउज और एक शांत कलात्मक आभा। उसका चेहरा ऐसा था जैसे वो किसी पुराने इंग्लिश उपन्यास से बाहर निकली हो। वो स्केच बनाते हुए हर रेखा में इतिहास को महसूस कर रही थी। वो जुनून से काम करती थी, धीरे, बारीकी से और प्यार से। चर्च का लकड़ी का दरवाज़ा आवाज़ के साथ खुला। मरीना लाशर बाहर आई, हल्के गुलाबी कोट में, बाल थोड़े बिखरे हुए, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा की तरह वो गर्मजोशी थी। गुड मॉर्निंग एमिली, उन्होंने मुस्कान के साथ कहा। एमिली ने तुरंत मुस्कुराकर जवाब दिया, गुड मॉर्निंग मिस लाशर। मरीना उसके पास आई, घास पर बैठी और बोली, अरे वाह, तुम्हारी ड्राइंग तो बहुत सुंदर बन रही है। अमेरिका में भी ऐसे चर्च स्केच करती थी? एमिली ने हंसते हुए सिर हिलाया। अरे नहीं, अमेरिका में इतनी जगह कहाँ मिलती है मिस लाशर। वहाँ तो मैं एक छोटे से फ्लैट में रहती हूँ। इतना खुला आसमान, इतने पुराने चर्चेस सिर्फ इंग्लैंड में ही मिलते हैं। मरीना ज़ोर से हंसी और बोली, अरे तो फिर इंग्लैंड में ही क्यों नहीं बस जाती, यही रहो और किसी अच्छे अंग्रेज़ लड़के से शादी कर लो। एमिली शर्माकर हंस पड़ी। मेरे पास कोई अच्छा लड़का नहीं है मिस लाशर, कौन करेगा मुझसे शादी। मरीना प्लेफुल अंदाज में बोली, अरे शायद कोई मिल जाए जिसका दिल कला देखकर पिघल जाए। एमिली हंसी रही थी कि एक परछाई चर्च के दरवाजे पर दिखाई दी। लंबा सदा हुआ कद, सूरज की रोशनी में हल्की चमकती आंखें, गहरा ग्रे कोट। इंस्पेक्टर पियर्स वो चर्च के लॉन की ओर बढ़ते हुए बोला, गुड मॉर्निंग लेडीज़। मरीना ने उसकी तरफ देखा और शरारत से मुस्कुराई। देखा एमिली, शायद तुम्हारा कोई अच्छा लड़का अभी अभी यहाँ पहुँच गया। अध्याय 7। मरीना लाशर के जाते ही चर्च के आंगन में एक हल्की सी शांति उतर आई। सुबह की धूप अब पेड़ों की पत्तियों से छनकर एमिली कार्टर की स्केचबुक पर गिर रही थी। सोने की रेखाएं जो उसके बनाए हुए पुराने चर्च के नक्काशीदार मेहराबों को और अधिक जीवंत बना रही थी। एमिली अपनी पेंसिल से आखिरी स्ट्रोक दे रही थी कि इंस्पेक्टर धीरे से पास आए और बोले, आपकी पढ़ाई चर्चों के इतिहास की कैसी चल रही है मिस कार्टर। एमिली मुस्कुराई। उसने अपनी नोटबुक बंद कर ली और बोली, बहुत अच्छी। इंग्लैंड के चर्च तो बहुत सुंदर है, इतने पुराने, इतने शांत। पियर्स ने सिर हिलाया। कुछ क्षण दोनों ने हवा में बहती घंटियों की आवाज़ सुनी। दूर कहीं किसी पेड़ पर पक्षियों ने गाना शुरू कर दिया था। उसने धीरे से पूछा, और घर, आपके परिवार में कौन है। एमिली कुछ क्षण चुप रही, फिर उसकी नीली आंखों में हल्की सी नमी आई, पर उसने इसे छिपा लिया। मैं गोद ली गई थी, बस इतना ही जानती हूँ। इंस्पेक्टर पियर्स ने उसकी निगाहें पढ़ने की कोशिश की। वो लड़की जितनी शांत दिखती थी उतनी सरल नहीं थी। उसकी आंखों के पीछे कोई गहरी अनकही कहानी छुपी थी। वो विषय बदलते हुए बोली, इंस्पेक्टर, ये नदी कहाँ तक जाती है। पियर्स ने चर्च के पीछे बहती नदी की ओर देखा, जिसमें सुबह की धूप हीरे से चमक रही थी। बहुत दूर हेक्सली तक, और फिर जंगलों के बीच घूमती हुई दक्षिण की ओर चली जाती है। एमिली ने सिर हिलाया, पर उठने लगी तो पाँव अचानक मुड़ गया। वो हल्की सी दर्द में करा उठी। ओह! इंस्पेक्टर तुरंत आगे बढ़े। आपका टखना मुड़ गया है क्या? एमिली ने उसे हाथ से रोकते हुए मजबूती से कहा, मैं ठीक हूँ, मुझे अपने लॉज वापस जाना होगा। पियर्स बोले, वहाँ बर्फ़ या बर्फ़ का पैक मिल जाएगा, सूजन कम होगी, क्या मैं आपकी मदद कर दूँ? एमिली ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। नहीं, मैं मैनेज कर लूँगी। इंस्पेक्टर ने धीरे से कहा, ठीक है, पर सावधान रहिए। एमिली ने स्केचबुक उठाई, हल्की लंगड़ाहट के साथ चर्च के गेट की ओर बढ़ी। धूप उसके पीछे सुनहरे घेरे बना रही थी और इंस्पेक्टर उसे जाते हुए शांत आंखों से देख रहे थे। उन्हें ये महसूस हुआ, ये लड़की चर्चों के इतिहास से कई ज़्यादा गहरी चीज़ें किसी चीज़ में उलझी हुई हैं। अध्याय 8। 7 स्टार लॉज की दोपहर बेहद शांत थी। बाहर हवा पेड़ों की पत्तियों को हिला रही थी और दूर नदी का धीमा सा स्वर सुनाई दे रहा था।
मिस ग्रेस लॉज के हॉल के कोने में बैठी ऊनी का शॉल बुन रही थी। उनकी उंगलियां तेजी से चल रही थी, पर मन कहीं और था। एडिथ की मौत, गांव का माहौल और इन लगातार हो रही रहस्यमय मौतों पर। तभी रिसेप्शन पर रखी टेलीफोन बेल तीखी आवाज में बजी। इंस्पेक्टर पियर्स अभी अभी लॉज में दाखिल हुए थे और रिसेप्शनिस्ट ने कहा, सर आपके लिए कॉल है। इंस्पेक्टर ने रिसीवर उठाया। कुछ पल बाद उनका चेहरा सख्त हो गया, इतना सख्त कि मिस ग्रेस ने भी नोटिस कर लिया। उन्होंने रिसीवर रखा और गहरी सांस ली। ग्रेस ने बुनाई रोककर पूछा, इंस्पेक्टर कुछ हुआ है? पियर्स धीमे स्वर में बोले, डॉक्टर एम्स अब नहीं रहे। ग्रेस का दिल जैसे एक धक से रुक गया। ग्रेस और इंस्पेक्टर तुरंत डॉक्टर एम्स के घर पहुंचे। बाहर कुछ गाँव वाले जमा थे और अंदर का माहौल रोते हुए स्वर और दवाइयों की गंध से भरा हुआ था। दिल दहला देने वाला था। मिसेस एम्स सोफे पर बैठी हिस्टेरिकली रो रही थी। उनकी आंखें पूरी तरह लाल थी। मेरे पति कुछ दिनों से बहुत कमज़ोर थे। उन्हें पता नहीं था कि किस बीमारी ने पकड़ लिया। इंस्पेक्टर ने शांत स्वर में पूछा, मिसेस एम्स डॉक्टर कैसे मरे? तभी भीतर से एक जवान लड़का आया, जेफ क्रॉमवेल। जेफ ने गंभीर स्वर में कहा, सर ये एक्यूट सेप्टिसेमिया था, ब्लड पॉइजनिंग। ग्रेस चौंक गई। ब्लड पॉइजनिंग? पर कैसे? मिसेस एम्स ने अपना चेहरा पोंछते हुए कहा, कुछ दिन पहले उनकी उंगली कट गई थी, बस ऐसी छोटी सी चोट, पर शायद वहीं से इन्फेक्शन हो गया। इंस्पेक्टर पियर्स ने जेफ की ओर देखा। जेफ बोला, सेप्टिसेमिया बहुत तेज़ फैलता है, लेकिन उनका इम्यून सिस्टम किसी वजह से बहुत कमज़ोर लग रहा था। मिसेस एम्स खड़ी हुई। रोने से उनकी आवाज़ काँप रही थी, पर वे रसोई की ओर बढ़ी। मैं सबके लिए चाय बना लाती हूँ, जेफ ने धीरे से कहा। शोक इंसान से अजीब काम करवा देता है। तभी एक युवती रोते हुए अंदर आई। ये डॉक्टर एम्स की बेटी रोज थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी और वो बार बार रुमाल से अपना चेहरा ढक रही थी। पापा मेरे साथ ही तो नाश्ता करने बैठे थे। उन्हें कैसे पता चलता कि वो आगे बोल न सकी। जेफ तुरंत उसके पास गया और उसका कंधा थाम लिया। तभी दरवाज़ा धीरे से खुला। सारा गॉर्डन, लाल बालों वाली, नीली आंखों वाली मरीना लाशर की मेड अंदर आई। मिसेस एम्स, मैं डॉक्टर जेफ से मिलने आई हूँ। जेफ ने कहा, मैं अभी आता हूँ। पर मिसेस एम्स अचानक बोली, ग्रेस, इंस्पेक्टर, आप लोगों को एक बात बताओ। उन्होंने चाय की ट्रे रखते हुए धीरे से कहा, मेरी रोज़ हमेशा जेफ से शादी करना चाहती थी, पर मेरे पति हमेशा इस रिश्ते के खिलाफ थे। ग्रेस और इंस्पेक्टर एक दूसरे को देखते रह गए। ग्रेस के मन में एक नई कड़ी बन रही थी। लगातार हो रही मौतें, हर मौत के आसपास एक निजी फ़ायदा, और अब डॉक्टर एम्स का यूँ अचानक जाना। अध्याय 9। दूसरे दिन सुबह की हल्की धूप गांव की हरी भरी गलियों पर बिखरी हुई थी। पेड़ों की पत्तियों पर ओस चमक रही थी और नदी से आती ठंडी हवा पूरे माहौल को ताजगी से भर रही थी। मिस ग्रेस गांव के कैंपेन ऑफिस पहुंची, जहां लोग मेयर के चुनाव के लिए बैनर, पोस्टर और पर्चे बना रहे थे। कुछ औरतें रस्सी पर लग रहे झंडों को सीधे कर रही थी और कुछ मर्द बाहर खड़े होकर राजनीति की बातें कर रहे थे। ग्रेस अंदर आई और उनकी नज़र तुरंत सारा मिस मरीना की नौकरानी पर पड़ी, जो कोने में चाय के लिए पानी उबाल रही थी और बिस्किट्स की ट्रे सजा रही थी। पर उसकी हालत ठीक नहीं लग रही थी। हर 2 मिनट में एक तेज़, सूखी, गहरी खांसी, जैसे उसके फेफड़े दुख रहे हों। केतली भाप छोड़ रही थी और कमरे में चाय की महक फैल रही थी। सारा तुम ठीक हो? ग्रेस ने चिंतित होकर पूछा। सारा मुस्कुराई, वही मुस्कान जो सिर्फ शिष्टाचार के लिए होती है। जी मिस, बस थोड़ा जुकाम है, कुछ नहीं। पर उसकी कांपती आवाज़ बता रही थी कि बात कुछ नहीं से ज़्यादा थी। वो बर्तन धोते धोते फिर खांसने लगी। ग्रेस ने पास आकर धीरे से पूछा, सारा, मैंने सुना तुम्हारी दादी, उन्होंने जहरीले मशरूम कैसे खा लिए गलती से? सारा का हाथ अचानक रुक गया। वो सिंक में गिरती पानी की धारा को देखती रही। धीरे से बोली, वही तो समझ नहीं आता मिस। दादी रसोई में थी, खिड़की के पास स्ट्यू बना रही थी, सब कुछ बिल्कुल ठीक था। और फिर? सारा की आवाज़ धीमी हो गई। फिर किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। ग्रेस की आंखें चौड़ी हो गई।
खटखटाया। हाँ मिस, दादी ने सोचा इमिली आई होगी। वो गई, दरवाज़ा खोला, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सारा ने एक लंबी सांस ली। वो लौट आई, खाना पूरा किया, वही मशरूम्स खाए, और फिर ग्रेस ने हल्के से पूछा, तुम्हारी दादी कैसी थी सारा? सारा के चेहरे पर हल्की नरमी आई। बहुत मददगार मिस, पूरे गांव की सेवा करती थी, औषधियाँ बनाती थी। दादी और अंकल हेनरी दोनों ने गांव वालों की काफ़ी मदद की। ग्रेस ने तुरंत पूछा, अंकल हेनरी वो कौन? सारा अचानक असहज हुई। उसने नज़रें झुका ली। कुछ नहीं मिस, आप छोड़िए, बस पुरानी बातें हैं। उसकी आवाज़ में ऐसा लगा जैसे वो जानबूझकर किसी ज़रूरी बात को छिपा रही हो। ग्रेस ने माहौल हल्का करने के लिए पूछा, सारा आज घर जाकर क्या करोगी? सारा ने खांसी की दवाई, लाल रंग की कफ सिरप की बोतल से एक घूंट लिया और बोली, घर जाऊंगी मिस, रेडियो सुनूंगी और फिर मिस मरीना के लिए डिनर बनाऊंगी। ग्रेस ने पूछा, मरीना आज कहाँ है? वो कैंपेन में नहीं आई। वो मेरे लिए हैट डाई लाने गई है मिस, मैं अपनी हैट को डाई करवाना चाहती थी। ग्रेस ने हल्की मुस्कान दी। फिर उसने सारा से मजाक में पूछा, क्या तुम्हारा कोई खास दोस्त नहीं है? सारा झेप गई और कफ सिरप का दूसरा घूंट लेते हुए बोली, नहीं मिस, मेरे पास कोई नौजवान नहीं है, काम ही इतना होता है कि फुर्सत कहाँ। वो सीधी होकर खड़ी हुई और बर्तनों को साइड में रखते हुए बोली, ज़िंदगी चलती रहती है मिस, बस काम करते रहो, वही काफ़ी है। ग्रेस ने ध्यान से देखा। उसके हर शब्द के नीचे गहरी थकान थी। अध्याय 10। सुबह की धूप खिड़की से छनकर छोटे लकड़ी के डाइनिंग रूम में फैल रही थी। टेबल पर गर्मा गर्म चाय, टोस्ट, मक्खन और उबले अंडे रखे थे। गांव की शांति में बस पक्षियों की हल्की चहचहाहट थी। मिस ग्रेस धीरे धीरे अपनी चाय की घूंट ले रही थी जब इंस्पेक्टर पीएस वहां आया और मिस ग्रेस से कहा, कल रात मुझे एक रिपोर्ट मिली है। ग्रेस ने चौंक कर उनकी ओर देखा। किस बारे में? इंस्पेक्टर ने गहरी सांस ली। विकर के मास्क के बारे में, जो मास्क वो कीटनाशक छिड़कते समय पहनते थे। ग्रेस का चेहरा सख्त हो गया। इंस्पेक्टर ने धीरे धीरे बताया, मास्क बिल्कुल सामान्य नहीं था, उसमें छोटे छोटे छेद किए गए थे, इतने बारीक कि पहली नज़र में दिखाई ना दे। ग्रेस ने कांपती हुई आवाज़ में पूछा, मतलब किसी ने जानबूझकर? हाँ, इंस्पेक्टर ने कहा, किसी ने चाहा कि विकर जहरीली गैस को सांस के साथ अंदर ले ले। ग्रेस फुसफुसाकर बोली, ये तो सीधा हत्या का मामला हुआ। इंस्पेक्टर सिर हिलाते हुए बोले, अब बिल्कुल साफ है मिस ग्रेस, यहाँ कई मौतें हुई हैं, पर यह पहली बार है जब मेरे हाथ एक पक्का सबूत आया है। कुछ देर दोनों चुपचाप नाश्ता करते रहे, लेकिन ग्रेस के दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, सारा का वो अजीब जवाब। उन्होंने हल्का सा गला साफ किया। इंस्पेक्टर, क्या आप किसी अंकल हेनरी को जानते हैं? इंस्पेक्टर ने बोही चढ़ाई। हेनरी? कौन हेनरी? ग्रेस ने कहा, मुझे नहीं पता, बस सारा ने बताया कि उसकी दादी और अंकल हेनरी ने गांव वालों की बहुत मदद की थी। इंस्पेक्टर ने सोचा, फिर स्पष्ट स्वर में बोले, नहीं, मैं किसी अंकल हेनरी के बारे में नहीं जानता। ग्रेस ने धीमी आवाज़ में कहा, सारा कुछ छुपा रही है। इंस्पेक्टर ने गंभीर निगाहों से उन्हें देखा। शायद। इंस्पेक्टर ने धीरे धीरे अपना कोट उठाया। मिस ग्रेस, अब इस केस की दिशा बदल चुकी है। हम दुर्घटनाओं में नहीं, हत्या की दुनिया में कदम रख चुके हैं। ग्रेस खिड़की के बाहर घने पेड़ों को देखती रही, जहाँ सुबह की हवा पत्तों को हिला रही थी। कुछ पल बाद उन्होंने धीमे से कहा, और शायद इन हत्याओं की शुरुआत किसी दरवाजे पर दस्तक से हुई थी। इंस्पेक्टर ने हैरान होकर उनकी ओर देखा। आपका मतलब? ग्रेस धीरे से मुस्कुराई, वही खास मुस्कान, बस वे तब देती थी जब उनके दिमाग में कोई सुराग चमकता था। मैं आपको सब बताऊंगी इंस्पेक्टर, लेकिन पहले हमें अंकल हेनरी को ढूंढना होगा, चाहे वो जीवित हो या सिर्फ एक नाम। दोपहर की नरम धूप विलो टाउन के कंकरीले रास्तों पर फैल रही थी। पेड़ों की पत्तियों के बीच से आती हल्की हवा गांव को और शांत बना रही थी। मिस ग्रेस धीरे धीरे चलते हुए मरीना लाशर के पुराने लेकिन सुंदर कॉटेज तक पहुंची। गेट के पास गुलाब के फूल हवा में झूम रहे थे। वातावरण में एक अजीब सी शांति थी, कुछ मीठी, कुछ रहस्यमयी। उन्होंने दरवाजे की घंटी बजाई।
थोड़ी देर बाद मरीना लार्शर ने दरवाज़ा खोला। एक लंबी, सौम्य, हल्के मेकअप और गहरे भूरे बालों वाली महिला। ओ मिस ग्रेस, अंदर आइए, मरीना ने मुस्कुराते हुए कहा। अंदर ड्राइंग रूम गर्म और आरामदायक था। महगोनी की मेज़, फूलों की खुशबू और कोने में रखा पियानो कमरे को भरा हुआ लग रहा था। मरीना ने एक प्लेट मेज़ पर रखी और बोली, लीजिए, थोड़ा केक लीजिए, मेरी माँ की रेसिपी है, जिंजर केक, मैंने खुद बनाया है। ग्रेस ने मुस्कुरा कर कहा। बहुत अच्छा लग रहा है। मरीना सिगरेट सुलगाते हुए विंडो के पास जाकर खड़ी हुई। धुआं हवा में हल्का हल्का फैलने लगा। इस गांव में बहुत कम लोग आते हैं। आपने एडिथ के लिए इतना सफ़र किया, ये बड़ी बात है। ग्रेस कुछ कह पाती उससे पहले उनकी नज़र मेज़ पर पड़ी। एक युवा लड़के की फ्रेम की तस्वीर। ग्रेस धीरे से बोली, ये कौन है? आपका बेटा? मरीना का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। वो धीरे से बोली, नहीं, ये मेरा भाई कुछ सालों पहले नदी में डूब गया था। लंबी कहानी है और मैं उस पर अब बात नहीं करना चाहती। उन्होंने राख झाड़ी और हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन मुस्कान बिल्कुल उनकी आंखों तक नहीं पहुंची। कुछ देर बाद मरीना बोली, आपने चर्च में सुना था ना, सोलोमन के बारे में फादर क्या कह रहे थे? ग्रेस ने सिर हिलाया। मरीना ने हल्के व्यंग से कहा, लोग समझते हैं कि वो दया की कहानी थी, लेकिन नहीं। ग्रेस ध्यान से सुनने लगी। सच्चाई ये है कि वो कहानी दया की नहीं, पर इस कहानी को हमेशा दया के रूप में क्यों पेश किया जाता है? ये एक बलिदान था उस औरत का जिसने अपने बेटा खोया था। तभी अचानक दरवाज़ा खुला और सैरा, मरीना की नौकरानी, भीतर आई। उसके हाथ में कागज़ और एक छोटा थैला था। मरीना ने अचानक आवाज़ ऊंची करके कहा, अरे यू शुड नॉक सिली गर्ल। सारा सब कपा गई, लेकिन ग्रेस के कुछ कहने से पहले ही सारा ने कहा, नहीं, मुझे सिली गर्ल मत कहिए मिस, मैं सचमुच ऐसी नहीं हूँ, मैं सिली नहीं हूँ। और फिर मरीना नरम होकर बोली, नहीं, तुम सिली नहीं हो, बिल्कुल नहीं। सुनो, मैं तुम्हारे लिए हेड डाई लेकर आई हूँ, टेबल पर रखा है, मुझसे बाद में मांग लेना। सारा ने सिर हिलाकर कहा, जी थैंक यू मिस, और फिर कमरे से बाहर चली गई। ग्रेस ने जाते हुए फिर ध्यान दिया कि सारा फिर वही लाल खांसी का सिरप पी रही थी और उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। अध्याय 11। शाम धीरे धीरे गांव की हरियाली पर उतर चुकी थी। विल्मोर की गलियां हल्की ठंड और फूलों की सुगंध से भरी थी। मिस ग्रेस सेलवुड अपनी ऊनी शॉल को कंधों पर कसते हुए मिसेस डाल्टन के छोटे सुंदर कॉटेज की ओर बढ़ रही थी। कॉटेज बाहर से बिल्कुल पुराने चित्र जैसे दिखता था। छोटी सफ़ेद दीवारें, खपरेल की छत, खिड़कियों पर चढ़ी हरी बेलें और सामने एक छोटा सा बगीचा जिसमें पत्थर की बनी एक संकरी पगडंडी सीधे दरवाजे तक जाती थी। बगीचे से गुलाब, लैवेंडर और 2-3 विदेशी पौधों की खुशबू आ रही थी। ये साफ दिखता था कि मिसेस डाल्टन को बागवानी से गहरा लगाव था। ग्रेस ने दरवाजे पर सीधे से दस्तक दी। कुछ ही क्षणों बाद दरवाज़ा खुला और सामने थी मिसेस डाल्टन, 60 के ऊपर की एक सधे हुए व्यक्तित्व वाली महिला। साफ नीली आंखें, हल्की सी मुस्कान और गोल चश्मा। ओ मिस सेलवुड, अंदर आइए, मैं आप ही का इंतज़ार कर रही थी। ग्रेस ने शालीनता से सिर झुकाया। थैंक यू मिसेस डाल्टन। अंदर की हवा में ताज़ा चाय और दालचीनी केक की सुगंध मिली हुई थी। लकड़ी की दीवारें, पुराने फ़ोटो फ्रेम्स, बुनाई की टोकरी और एक कोने में नीले रंग का छोटा रेडियो, सब कुछ आरामदेह और दिल को सुकून देने वाला था। बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ, मिसेस डाल्टन बोली। थोड़ी ही देर में ट्रे लेकर लौट आई। अंग्रेज़ी चाय, नींबू के स्लाइस और उनके मशहूर दालचीनी केक के टुकड़े। मिसेस डाल्टन मिस ग्रेस से कहती हैं, लीजिए मिस ग्रेस, गरम चाय पीजिए, आज मौसम कुछ ठंडा है। बहुत सुंदर घर है आपका, इतनी सफाई, इतनी व्यवस्थित चीज़ें, मन खुश हो गया। मिसेस डाल्टन हल्की हंसी के साथ कहती है, मैं बस कोशिश करती हूँ कि घर घर जैसा लगे और गांव का जीवन सरल है, पर दिन भर के काम खत्म ही नहीं होते। और आपका बगीचा इतनी खूबसूरती से संभाल के रखा है। ग्रेस ने बगीचे को निहारते हुए कहा, अरे ये तो मेरी शान है, मैं रोज़ सुबह पौधों से बात करती हूँ, शायद इसीलिए इतने अच्छे खिलते हैं। क्या आपके कोई बच्चे हैं? बगीचा तो बच्चों को बहुत पसंद आता होगा।
एक क्षण के लिए मिसेस डाल्टन का चेहरा मध्यम हो गया। मिसेस डाल्टन धीमे स्वर में बोली, नहीं, हमारी कोई संतान नहीं। कोशिश बहुत थी पर ईश्वर को ये मंजूर नहीं था। लेकिन हम दोनों खुश हैं। मैं और मेरे पति की जोड़ी अच्छी है और हमारी ज़िंदगी संतोष से गुजरती है। ग्रेस ने नरमी से सिर हिलाया। जीवन में संतोष ही बड़ी बात है मिसेस डाल्टन। चाय का घूंट लेते हुए मिस ग्रेस ने असली विषय छेड़ा। सुना है आप फ्लोरा गॉर्डन की अच्छी दोस्त थी। मिसेस डाल्टन के चेहरे पर यादों की लकीरें उभर आई। हाँ, बहुत अच्छी। वो इस गांव की सबसे अच्छी महिला थी। हर दुख दर्द का इलाज उसके पास था, जड़ी बूटियों का ज्ञान और लोगों की आदतों का भी। फ्लोरा ने कई लोगों की मदद की थी, है ना? मिसेस डाल्टन ने सिर हिलाया। ओह बहुत। मिस्टर जॉर्ज की बात लीजिए, उन्हें तो अजीब बीमारी भारत में लगी थी। उसका इलाज तो फ्लोरा ने ही बताया। डॉक्टर भी हैरान रह गए थे। और फिर मरीना लार्शर का एबॉर्शन। ग्रेस ने चौंक कर पूछा, मरीना लार्शर, एबॉर्शन? मिसेस डाल्टन खिलखिलाकर हंस पड़ी। अरे वो मरीना की कहानी नहीं थी, उसकी एक दोस्त की थी। कई सालों पहले की बात है। उसे हाँ एबॉर्शन कराना था, पर डॉक्टर एम्स ने दवा देने से मना कर दिया। तब वो लड़की फ्लोरा के पास गई थी। ग्रेस अचानक रह गई। गांव के रहस्य मानो एक एक कर खुल रहे थे। मिसेस डाल्टन आगे बोली, फ्लोरा के पास सब आते थे। उसके पास जड़ी बूटियों के साथ साथ लोगों के दिलों को पढ़ने की भी कला थी। वो सब जानती थी, सब कुछ। बाहर शाम गहराने लगी। चिड़िया अपने घोंसलों में लौट रही थी। ग्रेस ने कप नीचे रखा और खिड़की से बाहर झाँका। फ्लोरा गॉर्डन, मरीना की दोस्त, जॉर्ज की बीमारी और अब 3 रहस्यमय मौतें। कुछ तो अलग था विलमोर में। ग्रेस ने मिसेस डाल्टन को धन्यवाद दिया और उठ खड़ी हुई। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मिसेस डाल्टन। मिसेस डाल्टन ने मुस्कुराते हुए कहा, जब चाहें आ जाइए मिस ग्रेस। गांव की कहानियाँ कभी खत्म नहीं होती। ग्रेस ने बाहर कदम रखा। हवा में लैवेंडर की महक थी, पर उनके मन में प्रश्नों का तूफान। उन्हें महसूस हुआ, फ्लोरा गॉर्डन की मौत, एडिथ की मौत, ये सब बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अध्याय 12। उस रात हवाएं थोड़ी तेज थी और मरीना लार्शर के पुराने घर में खिड़कियां हल्का हल्का कंपन कर रही थी। रात का खाना निपट चुका था। सारा हमेशा की तरह चुपचाप अपनी प्लेट समेटकर खड़ी हुई। मरीना ने नरमी से कहा, अच्छा सारा, अब सो जाओ, कल बहुत काम है। सारा हल्की मुस्कान के साथ बोली, जी मैडम, गुड नाइट। ग्रेस ने नीचे से उसे जाते हुए देखा। उसके कदमों में थकान भी थी और एक तरह की बेचैनी भी। ऊपर कमरे में पहुंचकर सारा अचानक जोर जोर से खांसने लगी। उसकी खांसी कमरे की खामोशी को चीर रही थी। उसने मेज़ पर रखी दवाइयों में हाथ बढ़ाया। एक बोतल में खांसी की दवा थी और दूसरी में हेयर डाई, लेकिन रात की धुंधली रोशनी में शायद अंतर करना आसान नहीं था। उसने बोतल उठाई, एक घूंट लिया और जल्दी गहरी नींद में डूब गई। सुबह मरीना ने हमेशा की तरह आवाज़ लगाई, सारा उठो, बहुत काम है, सुबह की चाय कहाँ है? लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। दूसरी बार पुकारा। अब आवाज़ में झुंझलाहट थी, फिर भी चुप्पी। चिंतित होकर वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गई। सारा के दरवाजे पर दस्तक दी। ठक ठक ठक, कोई जवाब नहीं। अब खतरे का अंदाज़ा साफ था। मरीना ने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस आई। दरवाज़ा तोड़ा गया और अंदर का दृश्य सबको खामोश कर गया। सारा बिस्तर पर शांत लेटी थी, पर उसकी सांसें अब रुक चुकी थी। उसके बाजू में मेज़ पर गलत बोतल खुली हुई थी, हेयर डाई की बोतल। गांव के छोटे अदालत कक्ष में इंक्वेस्ट की कार्यवाही शुरू हुई। पुलिस ने मिस लार्शर से पूछा, हेयर डाई किसने दी थी? मरीना का जवाब सरल था, पर आवाज़ में तनाव था। मैंने ही उसे दी थी। उसने गलती से पी ली होगी। तभी फादर सैमुअल खड़े हुए। उनका चेहरा उतरा हुआ था। सारा 2 दिन पहले ही मेरे पास आई थी, उन्होंने कहा। उसने बताया था कि उसे एक भयानक पाप होने वाला है। मैं सोच रहा था शायद ये आत्महत्या की ओर इशारा हो। ग्रेस के लिए ये बात असहनीय थी। वो धीरे से इंस्पेक्टर के कान में फुसफुसाई, यह आत्महत्या नहीं हो सकती, कुछ तो गलत है। इंस्पेक्टर ने उठकर अदालत को संबोधित किया, सर, ये दुर्घटना या आत्महत्या दोनों नहीं लगती। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था, लेकिन खिड़की आधी खुली थी। किसी ने अंदर आकर बोतलों की जगह बदल दी।
और फिर खिड़की से निकल गया हो। शायद सारा किसी से डरती थी, इसलिए उसने दरवाज़ा अंदर से बंद किया, पर खिड़की बंद करना भूल गई। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। जज ने गंभीर आवाज़ में आदेश दिया, इस केस को आत्महत्या की श्रेणी में न रखा जाए। पुलिस आगे की जांच पूरी गंभीरता से करे। ग्रेस ने राहत की सांस ली, क्योंकि आखिरकार किसी ने ये बात कह दी थी कि ये आत्महत्या नहीं थी। अध्याय 13। सर्द सुबह की हल्की धूप विला टाउन के छोटे छोटे घरों पर पड़ रही थी। ग्रेस और इंस्पेक्टर ने गांव के सभी लोगों को काउंसलर के ऑफिस बुलाया था। आज का दिन था जब सारी मौतों की पूछताछ होने वाली थी। पुलिस पहले मरीना लार्शर से पूछती है, आप उस दिन कहाँ थी जब एडिथ हैरो की मौत हो गई थी? मैं उस दिन घर पर ही थी, जिंजर केक बना रही थी। इंस्पेक्टर ने ध्यान से पूछा, क्या उस समय किसी ने आपको घर पर देखा था? मरीना ने सिर हिलाया, नहीं, बस सारा, लेकिन सारा थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी, लाल लिपस्टिक लगाकर। मैं घर पर ही थी। फिर पुलिस ने मिसेस डाल्टन से पूछा, आप उस दिन कहाँ थी जब एडिथ हैरो की मौत हुई थी? मैं घर पर ही थी। इसके बाद मिस्टर डाल्टन से पूछा गया। वो थोड़े घबराए हुए थे, लेकिन जवाब दिया, मैं उस दिन गोल्फ खेल रहा था, मेरे कई दोस्त इसके गवाह हैं। अब पुलिस ने काउंसलर जॉर्ज से पूछा, आप उस दिन कहाँ थे? जॉर्ज ने आत्मविश्वास से कहा, मैं अपने ऑफिस में ही था, यहीं पर। कांस्टेबल ने गंभीर स्वर में कहा, कई लोगों ने आपको और सारा को एक साथ देखा है। यह हत्या के मामले में आपको संदिग्ध बना सकता है। जॉर्ज ने गुस्से में पलटा और कहा, और क्या आपने मिस्टर डाल्टन से इस बारे में पूछा? जब मरीना लार्शर का भाई मरा था, उस दिन वो उसे विस्की पिला रहा था। उसने बहुत ज़्यादा पी लिया और नदी में डूब गया। मरीना आज भी उस दिन का दुख सह नहीं पाती। ग्रेस चुपचाप सारी बातचीत सुन रही थी। उसकी नज़रें सभी के हाव भाव, उनके शब्दों के पीछे छिपे भावनाओं और असलियत पर थी। हर एक झूठ और हर एक सच उसके लिए सुराग बनता जा रहा था। ग्रेस ने देखा कि गांव के लोग कितने मासूम दिखते थे, लेकिन उनके दिल में कितने गहरे राज और दर्द छुपे हुए थे। सारा की मौत, मिस एडिथ की मौत और कई सालों पहले हुई मरीना के भाई की मौत, सभी घटनाएं किसी जटिल धागे की तरह एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। इंस्पेक्टर ने नोटबुक में कुछ लिखा और ग्रेस की ओर देखा। ग्रेस की आंखों में हल्की सी चमक थी। उस सर्द की दोपहर विला टाउन के छोटे छोटे घरों पर हल्की हल्की चमक फैल रही थी। मिस ग्रेस एलवुड धीरे धीरे चलते हुए गांव की पुरानी लाइब्रेरी की ओर बढ़ी। लाइब्रेरी जो लगभग 150 साल पुरानी थी, जिस पर काई जमी थी, कुछ ऐसी लगती थी जैसे समय ने उसे भुला दिया हो पर मिटाया ना हो। दरवाजे के ऊपर लगा पुराना लकड़ी का बोर्ड हवा में हिलता था, विलमोर पब्लिक लाइब्रेरी, और अंदर प्रवेश करते ही पुराने पन्नों और लकड़ियों की अलमारियों की हल्की नम सुगंध जैसे उनका स्वागत कर रही थी। अंदर शांत माहौल था। ऊंची ऊंची अलमारियां जिन पर लेदर बाउंड किताबें करीने से लगी थी, बीच में 2 बड़ी लकड़ी के टेबल्स जिन पर हरे रंग के शेड वाली लैंप्स रखी थी। खिड़कियों से आती धूप धूल के कणों को ऐसे प्रकाशित कर रही थी जैसे हवा में नाच रही हो। तभी एक हल्की खुशमिजाज आवाज़ सुनाई दी, ओह गुड आफ्टरनून मैडम, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? ये थी ग्लोरिया फिंच, लाइब्रेरी की लाइब्रेरियन। लाल बालों वाली, गोल चेहरे पर हमेशा मुस्कान लिए और आंखों में उत्साह की चमक। ग्रेस मुस्कुराई, गुड आफ्टरनून ग्लोरिया, मैं ज़रा पॉइजन्स वाले सेक्शंस में देखना चाहती हूँ। ज़रूर, उधर दाई तरफ तीसरी अलमारी। ग्लोरिया ने उत्साह से इशारा किया, अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे आवाज़ लगा दीजिएगा। ग्रेस धीरे धीरे अलमारी की तरफ गई। शीर्षक देखते हुए उनकी नज़र एक लेबल पर रुकी, नेचर्स पॉइजन, पर लेबल के ठीक सामने किताब की जगह खाली थी। ग्रेस की भौहें सिकुड़ गई। वो वापस काउंटर की ओर गई। ग्लोरिया, क्या ये किताब नेचर्स पॉइजन उपलब्ध है? ग्लोरिया का चेहरा थोड़ा गिरा। ओह वही किताब मैम, वो किताब तो पिछले 5 सालों से गायब है। ग्रेस चौंक गई। गायब मतलब किसी ने ली और लौटाई नहीं? ग्लोरिया ने सिर हिलाया, नहीं, लाइब्रेरी रजिस्टर में कोई एंट्री नहीं है, किसी ने शायद चुपके से निकाल ली होगी। ग्रेस ने शांत स्वर में पूछा, और किसी को पता नहीं चला? नहीं, ग्लोरिया ने शर्माते हुए कहा, हम उसे अभी तक नहीं ढूंढ पाए। मैंने कई बार अलमारियां बदली, पुरानी किताबें देखी, लेकिन वो किताब
बस गायब है। ग्रेस ने लेबल की तरफ आखिरी बार सोचा, समझा, देखा। जहरीले पौधों पर किताब, 5 सालों से गायब। उनके भीतर कुछ हल्का सा चुभा, जैसे ये गायब किताब कोई छुपा हुआ धागा हो। ग्रेस बोली, थैंक यू ग्लोरिया, ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। ग्लोरिया मुस्कुराई, अगर कभी भी किसी किताब की ज़रूरत हो तो आप मुझे बस बता दीजिए। ग्रेस ने सिर हिलाया, लेकिन उनकी आंखों में अब गहरा विचार था। नेचर्स पॉइजन का गायब होना, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था, या 5 साल पहले ही किसी ने योजना बना ली थी इस गांव में जहर घोलने की। लाइब्रेरी की शांत दीवारें भी उनके सवालों का जवाब नहीं दे रही थी। अध्याय 13। दोपहर की हवा में ठंडक थी। गांव की दूसरी तरफ नदी के किनारे वाले पथ पर एमिली कार्टर धीरे धीरे चल रही थी। उसकी आंखों में बेचैनी थी, मानो कई भारी राज उसके कंधों पर रख दिए गए हो। वो रुक रुक कर सांस ले रही थी, जैसे खुद को समझा रही हो कि उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उसी रास्ते पर आगे अपने छोटे से बाग के पास खड़ी थी मिसेस डाल्टन। सफ़ेद बालों में हल्की चांदी, चेहरे पर उम्र की लकीरें, पर आंखों में वही पुरानी दयालु चमक। एमिली ने उन्हें देखा और उसके कदम खुद ब खुद रुक गए। मिसेस डाल्टन ने भी उसे देखा और एक पल को उनकी आंखें ठहर गईं। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, एमिली तुम आई हो, मैं जान रही थी कि तुम मुझसे मिलने ज़रूर आओगी। एमिली धीरे से पास आई, उसकी आवाज़ काँप रही थी। मिसेस डाल्टन, आपने जो कल कहा था, क्या वो सच है? क्या आप मुझे और कुछ बताना चाहती हैं? मिसेस डाल्टन ने गहरी सांस ली। उन्होंने एमिली को घर के भीतर नहीं बुलाया, बल्कि बगीचे की लकड़ी की बेंच पर बिठाया, जैसे कोई नाजुक बात खुली हवा में ही कही जानी चाहिए। मिसेस डाल्टन एमिली से कहती है, एमिली, तुम्हें जो सच सुनना है वो आसान नहीं है, पर तुम उसे सुनने के लिए तैयार लगती हो। एमिली की आंखों में आंसू जमा होने लगे। मैं पूरी ज़िंदगी किसी एक जवाब के इंतज़ार में रही हूँ। मिसेस डाल्टन ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां ठंडी थी, जैसे बहुत पुराना दुख उनमें जमा हो। अध्याय 14। अगली सुबह रविवार था, विलमोर का चर्च डे। गांव में हल्की धूप बिखरी थी, पर हवा में एक अनकहा बोझ तैर रहा था। मिस्टर डाल्टन तैयार होकर नीचे आए। उन्होंने अपना कोट उठाया और पत्नी को पुकारा, मार्था, चर्च चले, चर्च का समय हो रहा है। पर मिसेस डाल्टन आज बिल्कुल शांत थी। वो खिड़की के पास बैठे फूलों को खाली सी निगाहों से देख रही थी। धीरे से बोली, जॉन, आज मेरा मन नहीं है, मैं ठीक नहीं हूँ, तुम चले जाओ। मिस्टर डाल्टन चिंता में पड़ गए। तुम ठीक तो हो डॉक्टर? नहीं, बस शरीर भारी लगता है, थोड़ा आराम कर लूँगी। मिस्टर डाल्टन ने कुछ और नहीं कहा। उनकी पत्नी का चेहरा किसी भारी रहस्य से दबा हुआ लग रहा था, जो वो उनसे भी छिपा रही थी। वे गहरी सांस भरकर चर्च चले गए। जैसे ही मुख्य दरवाज़ा बंद हुआ, मिसेस डाल्टन पूरी तरह टूट गई। वो आंसुओं में फूट पड़ी। आंखों में ऐसा दर्द था जैसे कोई कई वर्षों से सीलन में पड़ा राज अचानक बाहर आ गया हो। वो धीरे धीरे आईने के सामने गई। आईने में उनका चेहरा लाल, सूजा हुआ और डरा हुआ दिख रहा था। उन्होंने अपनी ही परछाई से फुसफुसा कर कहा, मैं आखिर कब तक? और फिर हिचकियों के साथ रो पड़ी। तकिए पर मुंह छुपाकर उनके कंधे कांप रहे थे, जैसे कोई तूफान भीतर मचल रहा हो। चर्च उस दिन भरा हुआ था। चैपल में फूलों की खुशबू, लकड़ी की पुरानी खुशबू और रविवार के गीतों की गूंज थी। ऊपर बालकनी में मरीना लार्शर तैयार खड़ी थी। उनकी उंगलियां पियानो पर तैर रही थी। मिस्टर डाल्टन सीधे उनके पास गए। मरीना, मेरी पत्नी पिछले कुछ दिनों से बहुत बेचैन है। क्या तुम उससे बात कर सकती हो? मरीना ने हैरानी से उनकी ओर देखा। क्या हुआ है उन्हें? वो कुछ दबा रही है, मैं समझ नहीं पा रहा। तुम उसकी पुरानी दोस्त हो, शायद वो तुम्हें बताए। मरीना ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ जॉन, मैं उससे ज़रूर बात करूँगी, लेकिन अभी मुझे पियानो बजाना है। चर्च के बाद मैं तुरंत तुम्हारे घर आऊँगी। मिस्टर डाल्टन ने सिर हिलाया और नीचे चले गए। इसी बीच मरीना ने पियानो बजाना शुरू किया। चर्च की प्रार्थना समाप्त होने के बाद मिस्टर डाल्टन घर पहुँचे। दरवाज़ा आधा खुला था। घर में भयावह सन्नाटा। मार्था, कोई उत्तर नहीं। वो घबराकर ऊपर की ओर भागे। बाथरूम का दरवाज़ा खुला था और अंदर मिसेस डाल्टन बाथटब में पड़ी थी। पानी आधा छलका हुआ, उनका चेहरा पानी में डूबा हुआ, हाथ में एक गिलास वाइन अब भी पकड़ा हुआ था।
मिस्टर डाल्टन के मुंह से चीख निकल गई। मार्था, वो कांपते हुए उन्हें उठाने की कोशिश करते रहे, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अध्याय 15। दोपहर के ठीक बाद 7 स्टार लॉज के पुराने पीतल वाले टेलीफोन की घंटी जोर से बजी। रिसेप्शन पर बैठी युवती ने रिसीवर उठाया और कुछ क्षण बाद हड़बड़ाकर इंस्पेक्टर पियर्स को आवाज़ दी। इंस्पेक्टर पियर्स, तुरंत, ये कॉल आपके लिए है, तुरंत। इंस्पेक्टर तेज़ी से आगे बढ़े। मिस ग्रेस हॉल में बैठे बुने जा रही उनके गोलों को थामे ध्यान से देख रही थी। उन्होंने पियर्स के चेहरे पर फैलती बेचैनी को साफ महसूस किया। कुछ ही क्षणों में पियर्स का चेहरा गंभीर पड़ गया। उन्होंने रिसीवर नीचे रखा, गला साफ किया और भारी आवाज़ में कहा, मिसेस डाल्टन, इस सुबह बाथटब में डूबने से उनकी मौत हो गई। मिस ग्रेस का हाथ कांप गया। ऊन की सुई उनके ऊन के गोलों पर टिक गई। क्या? ग्रेस की आवाज़ धीमी और आशंका से भरी थी। हाँ, मिस्टर डाल्टन ने बताया, वो बाथटब में डूबी हुई पाई गई। ग्रेस तुरंत उठ खड़ी हुई और बोली, हमें वही चलना चाहिए, अभी। जब मिस ग्रेस और इंस्पेक्टर पियर्स पहुंचे, घर के बाहर भीड़ और पुलिसकर्मी थे। एमिली भी पहुंची थी, कांपती हुई और आंखें लाल। मिस्टर डाल्टन का चेहरा सुर्ख था, आंसू और सदमे की रेखाओं से भरा। इंस्पेक्टर, वो बाथटब में थी, हाथ में वाइन का ग्लास, जैसे वो बेहोश हो गई हो। पियर्स शांत पर भीतर से तन चुके थे। उसी समय सामने से कदमों की धड़धड़ाहट सुनाई दी। एमिली कार्टर दौड़ती हुई आई, पूरी तरह टूटी हुई। मिसेस डाल्टन, उसने चिल्लाते हुए मिस्टर डाल्टन के पास पहुंचकर कहा, वो मुझे बताने वाली थी, मेरी माँ के बारे में। मैं यहीं आई थी उन्हीं को खोजने। मुझे लगता था वही मेरी माँ है। घर का माहौल अचानक भारी हो गया। मिस्टर डाल्टन ने आंखें पूछते हुए कहा, एमिली, ये कैसे? ये संभव नहीं। हमारी कोई संतान नहीं थी। एमिली के होंठ कांपे। लेकिन उन्होंने मुझे मेरे जन्म चिन्ह के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि... इंस्पेक्टर पियर्स ने कदम बढ़ाया। एमिली, तुम कहना क्या चाहती हो? एमिली की आवाज़ टूट गई। मैं इंग्लैंड इसीलिए आई थी। मेरे माता पिता लैरिस ने बताया था कि मैं नदी के पास से मिली थी सालों पहले, और वो सिसकने लगी। और मिसेस डाल्टन ने कहा था कि वो मुझे पहचानती है, कुछ बताने वाली थी। लेकिन अब उसकी आंखें बदहवास होकर शून्य में टिक गई। अब वो चली गई और मैं कभी नहीं जान पाऊंगी कि मेरी माँ कौन थी। घर के अंदर का सन्नाटा अब मौत से भी भारी हो गया था। इंस्पेक्टर पियर्स ने गहरी सांस ली। अब ये मामला उलझ चुका था, और भी गहरे और भी खतरनाक ढंग से। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मिस्टर डाल्टन, हमें आपकी पत्नी के कमरे की तलाशी लेनी होगी। ये सिर्फ हादसा नहीं लगता। अगले दिन हल्की धुंध थी। विलमोर के काउंसिलर के ऑफिस में सभी लोग एक एक करके पहुंच चुके थे। इंस्पेक्टर पियर्स, एमिली कार्टर, मरीना लार्शर, मिस्टर डाल्टन, मिसेस एम्स, दोनों काउंसिलर, फादर सैमुअल, और बीच में शांत बैठी थी मिस ग्रेस एलवुड। कमरा भारी खामोशी से भरा था। मिस ग्रेस ने गला साफ किया और बोली, आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक कहानी जो शुरू हुई थी 20 साल पहले। सबकी नज़र उनकी तरफ उठ गई। 20 साल पहले की कहानी। ग्रेस धीमे पर बहुत साफ शब्दों में बोली, 20 साल पहले इस गांव में एक लड़की थी जिसे किसी ने ज़बरदस्ती मजबूर किया, और वो एक बच्चे की माँ बनने वाली थी। वो अविवाहित थी, डरी हुई थी, शर्मिंदा थी। वो बच्चा नहीं चाहती थी, लेकिन उसके दिल में मातृत्व का एक कोमल कोना उसे मजबूर कर रहा था। वो गर्भपात कराना चाहती थी। उसने कोशिश की, लेकिन वो बच्चा गिरा नहीं। वो माँ बन चुकी थी, और उसी मजबूरी में उसने उस आदमी को जिसने उसे मजबूर किया था, नदी में धक्का दे दिया। कमरे में हलचल मच गई। मिस्टर डाल्टन हतप्रभ होकर बोले, लेकिन 20 साल पहले नदी में तो सिर्फ जॉर्ज लार्शर डूबा था, मरीना का भाई। मिस ग्रेस ने सिर हिलाया। बिल्कुल सही मिस्टर डाल्टन, और वो लड़की और कोई नहीं, मरीना लार्शर ही थी। सन्नाटा छा गया। मरीना की सांसें रुक गई। एमिली ने डर से मरीना को देखा। आप सबको याद है, जॉर्ज लार्शर बालक बुद्धि जैसा था। उसका दिमाग छोटे बच्चों जैसा था, मजबूत था, लेकिन समझ से बिल्कुल बच्चा। उसने उसी बचकानी शक्ति में, उसी अज्ञानता में अपनी बहन को मजबूर किया। मरीना गर्भवती हुई। वो टूट गई थी। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। ग्रेस ने सबकी ओर देखा। सबसे पहले वो गई विकर एलन ब्रुक्स के पास
उसने सब सच उनसे कहा, पर विकर ने उसे किसी भी तरह के गर्भपात से मना किया। फिर वो गई डॉक्टर एम्स के पास, उन्होंने भी उसकी मदद नहीं की। और तब वो गई फ्लोरा गॉर्डन के पास। काउंसलर और बाकी लोग सांसें थामकर सुन रहे थे। ग्रेस फिर बोली, फ्लोरा गॉर्डन गांव में लोगों की मदद करती थी। मरीना ने उनसे अंकल हेनरी मांगा। इंस्पेक्टर पियर्स ने बूहे चढ़ाई। अंकल हेनरी, कोई आदमी? ग्रेस मुस्कुराई। नहीं इंस्पेक्टर, अंकल हेनरी कोई आदमी नहीं था, वो एक जड़ी बूटी थी, मगवॉट, जिसका उपयोग गर्भपात के लिए किया जाता है। कमरे में दहलन फैल गई। लेकिन उसने गर्भपात नहीं कराया, ग्रेस ने आगे कहा। मरीना चाह कर भी गर्भपात न कर सकी। उसके भीतर मातृत्व ने उसे रोक लिया। वो गांव से कुछ दिनों के लिए चली गई और वहीं चुपचाप उसने बच्ची को जन्म दिया। एमिली की आंखें भर आई। ग्रेस धीमे स्वर में बोली, वो बच्ची को नदी के किनारे छोड़ आई, एक टोकरी में। किस्मत से वो बच्ची मिली मिसेस डाल्टन को। उस बच्ची के गर्दन पर एक खास जन्म चिन्ह था जो आज भी मौजूद है, जो मिसेस डाल्टन ने चर्च में देखा था। एमिली कार्टर पर अब सबकी नजरें थी। ग्रेस आगे बोली, जी हाँ, वही जन्म चिन्ह। लेकिन मिसेस डाल्टन बच्ची की माँ को पहचान न सकी। उन्होंने उस बच्ची को अपनी एक मित्र को दे दिया जो इंग्लैंड में रहती थी। फिर वो बच्ची वहाँ से अमेरिका भेज दी गई और वहीं से उसे गोद लिया गया लैरी परिवार ने। एमिली रो पड़ी। मरीना का चेहरा आंसुओं से भर गया। मिस्टर डाल्टन सिर पकड़े बैठे थे। फादर सैमुअल प्रार्थना सी मुद्रा में थे। ग्रेस ने अंत में कहा, हाँ एमिली कार्टर, तुम ही वो बच्ची हो और मरीना लाशरी तुम्हारी असली माँ है। कमरे में किसी के पास कोई शब्द नहीं बचे थे, बस घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। ग्रेस ने आगे कहा, जब तुम मेरे लिए जिंजर केक लेकर आई, तुमने कहा कि ये तुम्हारी माँ की रेसिपी है, पर वो दुकान का केक था। मैं दुकान की केक और घर के केक में फ़र्क पहचान सकती हूँ। मरीना ने नज़रें चुरा ली। एक छोटा सा झूठ, ग्रेस बोली, बस एक छोटा सा झूठ, और मुझे समझ आ गया, झूठ जितना छोटा हो, हत्या उतनी बड़ी। लोग छोटी बातों में झूठ बोलते हैं तो सवाल उठता है, वे कितने दूर तक जा सकते हैं और कितने बड़े झूठ बोल सकते हैं। मिस ग्रेस ने धीरे से कहा, मिस लाशर, आप ही बताइए, डॉक्टर एम्स को आपने कैसे मारा? मरीना ने आंखें झुका ली, फिर धीमे धीमे बोली, ये बात बहुत अप्रिय है, पर अब छिपाने का कोई अर्थ नहीं है। मैंने ही उन्हें बुलाया था, मरीना बोली। मैंने कहा कि मुझे जुकाम है। जब वो आए तो मैंने जानबूझकर चाय की ट्रे गिरा दी और उनसे कहा कि मुझे सॉसर उठाने में मदद करें। उसी समय उनका अंगूठा एक टूटे हुए टुकड़े से कट गया। सबकी सांस रुक गई। फिर वो बोली, मैंने अपने कमरे से वो पट्टी लाई, वही संक्रमित पट्टी जो बम्बलबी बिल्ली के कान के संक्रमण के मैले हो चुके कपड़े से बनी थी। मुझे पता था कि उनका जख्म संक्रमित हो जाएगा, और वही हुआ। एमिली अब सिसक उठी। इंस्पेक्टर पियर्स ने पूछा, और फ्लोरा गॉर्डन? मरीना ने कहा, वो मेरे सबसे पुराने पाप के बारे में जानती थी, मेरा गर्भपात। और जब इमली इस गाँव में अपने माता पिता की तलाश में आई, मुझे लगा कि फ्लोरा सब राज खोल देंगी। तब तुमने क्या किया? पियर्स ने पूछा। उस दिन उसके घर में मशरूम स्टू पक रहा था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया और जब वो सामने आई, जहरीले मशरूम उसके स्टू में मिला कर आई। एमिली एलन ब्रुक से मिल चुकी थी और वो उन्हें फ्लोरा से भी मिलाने वाले थे। इसीलिए मैंने वो कीटनाशक मांस में छोटे छोटे छेद कर दिए ताकि जहरीले गैस सीधे उनके फेफड़ों में जाए। एडिथ, मरीना गहरी सांस लेकर बोली। वो समझ चुकी थी कि फ्लोरा सावधान थी। उसे पता था कि वो जहरीले और अच्छे मशरूम में फ़र्क जानती थी। और फिर जब विकर ब्रुक्स की हत्या हुई, एडिथ को मुझ पर शक होना शुरू हुआ। पुलिस को बताने से पहले मैं उसे रोकना चाहती थी। अगले दिन मैं केक लेकर उसके पास गई। उसने अपनी बिल्ली बम्बलबी से कह दिया था कि वो मेरी असलियत सबको बताएगी, इसीलिए मैंने उसे अगले ही दिन सीढ़ियों से धक्का दे दिया। इंस्पेक्टर पियर्स ने कठोर स्वर में पूछा, सारा गॉर्डन को क्यों मारा? मरीना ने कहा, क्योंकि वो गर्भवती थी और फ्लोरा ने उसे वो सब बता दिया था जो मैंने सालों पहले किया था। अंकल हेनरी की जड़ी बूटियों से मेरा गर्भपात। सारा भी वही जड़ी मांग रही थी और धमकी दे रही थी, अगर नहीं मिली तो सबको सच बता देगी। मैं फिर फंस जाती, इसलिए तुमने उसे ही खत्म कर दिया।
ग्रेस ने कहा। मिस ग्रेस आगे बोली, मैं तभी समझ गई थी कि कुछ गड़बड़ है जब तुम लाल डाई सारा के हार्ट के लिए लेकर आई थी। सब भ्रमित दिखे। ग्रेस बोली, सारा के बाल लाल थे, वो कभी लाल टोपी नहीं पहनती, रंग मिल ही जाता। ये समझ में नहीं आता कि तुम उसके लिए विशेष रूप से लाल टोपी की डाई क्यों लाई। तब मुझे समझ आया कि तुम कोई कहानी छिपा रही हो। मरीना लार्शर ने आगे कहा, तुम लोग सोच रहे हो ना मिसेस डाल्टन की मौत कैसे हुई? वो किसी एक्सीडेंटल ड्राउनिंग से नहीं मरी, उसे मैंने मारा। मिस्टर डाल्टन को जैसे ज़मीन हिलती हुई महसूस हुई। इंस्पेक्टर पियर्स ने गलती से अपनी नोटबुक गिरा दी। एमिली डर कर पीछे हट गई। तुम चर्च के बाद वहाँ गई थी? इंस्पेक्टर पियर्स ने पूछा। हाँ, जैसे ही क्वायर का अंतिम गाना खत्म हुआ, मैं बालकनी से उतरी और तेज़ी से मिस्टर डाल्टन के घर चली गई। मुझे पता था कि मिसेस डाल्टन उस लड़की यानी एमिली को सब कुछ बताने वाली है। एमिली की सांस रुक सी गई। वो औरत बहुत परेशान थी। वो जानती थी मेरे राज, वर्षों पुराना मेरा रहस्य। उसे पहले मुझ पर शक नहीं हुआ, पर जब एमिली कार्टर यहाँ आई और मिसेस डाल्टन ने एमिली का जन्म चिन्ह उसकी गर्दन पर देख लिया, तो मिसेस डाल्टन को मुझ पर शक होना शुरू हुआ। मिस्टर डाल्टन ने उस दिन क्वायर में मेरे पास आकर कहा था कि मिसेस डाल्टन बहुत परेशान है और मैं उनसे बात करूं। तभी मैं उनके घर गई और उन्हें डुबो दिया। वो अपने बाथटब में वाइन लेकर बैठी थी, अकेली। मैंने उसके पीछे से जाकर उसका सिर पानी में दबा दिया। संघर्ष कुछ ही सेकंड चला और फिर सब खत्म। मुझे लगा इंस्पेक्टर पियर्स ये बात कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि मौत दिखने में एक्सीडेंटल लग रही थी, और तुम मिस ग्रेस भी कुछ नहीं समझ पाओगी, लेकिन तुमने छोटी छोटी बातों को पकड़ ही लिया। एमिली रोते हुए आगे आई। मैं इस शहर में अपनी माँ को ढूंढने आई थी। मैं अपनी पहचान छुपा कर आई थी। मैं एमिली लैरी हूँ और मैं एमिली कार्टर बनकर आई थी। और मिसेस डाल्टन, वो मुझे कुछ बताने वाली थी। मुझे लगा शायद वो ही मेरी माँ है। मुझे लैरिस ने गोद लिया था, पर मुझे अपनी माँ की तलाश हमेशा रही थी। मिस्टर डाल्टन ने कहा, यह असंभव है, हमारी कोई संतान कभी नहीं हुई। एमिली फूट फूट कर रो पड़ी। ग्रेस ने गहरी आवाज़ में कहा, एमिली के आने से ही सब शुरू हुआ। मरीना को डर था कि उसका पुराना राज, उसका गर्भपात खुल जाएगा, इसीलिए वो उन सबको मारती गई जो सच जानते थे। इंस्पेक्टर पियर्स ने धीरे से कहा, मरीना लार्शर, अब और क्या बचा है कहने को? मरीना ने शांत स्वर में कहा, सिर्फ इतना ही कि मुझे कभी माँ बनने का हक नहीं था। कमरे में सन्नाटा छा गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपके लिए और भी फिक्शनल स्टोरीज लेकर आ रही हूँ।